हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और हमने अपने नोट्स से 4 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई, जिसमें हमने अधिगम एवं अर्जन यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन से मुताल्लिक आमोज़िश और हुसूल याबी से रिलेटेड सभी अहम जानकारियाँ आपको दी। और आखिर में हमने आप लोगों को कुछ MCQs भी कराए थे और कुछ चीज़ें हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। आप नोट्स ले करके ख़ुद से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक सवाल आ गया, मैं इसको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है। तो अगर आप लोगों ने नोम चॉम्स्की की थ्योरी को पढ़ा होगा तो उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि बच्चे के माइंड में एक फितरी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे यूनिवर्सल ग्रामर की यानी कि आलमगीर कवायद की ख़ुसूसियत भी रखते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आलमगीर कवायद का कंसेप्ट किसने दिया तो नोम चॉम्स्की ने ही दिया। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसको आप लोग ख़ुद से PDF को हासिल करके ख़ुद से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 60 से और आखिर तक जितने सवालात हैं सबको मैं हल कराता हूँ। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए, ज़बान की आमोज़िश और हुसूल याबी में फ़र्क क्या है। तो देखो, आमोज़िश यानी कि लर्निंग, हुसूल याबी यानी कि एक्विजिशन। जब हम आमोज़िश करते हैं तो उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में जानबूझ के शऊरी तौर से करते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आमोज़िश और हुसूल याबी दोनों फितरी है, तो गलत बात हो गई क्योंकि हम आमोज़िश शऊरी तौर से करते हैं। आमोज़िश और हुसूल दोनों दानिस्ता है, तो ये बात भी गलत हो गई। आमोज़िश हम शऊरी तौर से दानिस्ता तौर से उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में करते हैं, और जब हम हुसूल करते हैं यानी कि एक्विजिशन करते हैं तो ये हम फितरी तरीके से सीखते हैं, नकल करके। मादरी ज़बान जब हम सीखते हैं तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आमोज़िश हमारी दानिस्ता है और हुसूल फितरी अमल है, तो C वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तामीरियत पसंदी यानी जो कंस्ट्रक्टिविज़्म है उसके मुताबिक जो लर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आमोज़गार हैं, क्या मालूमात के तामीर करने वाले या अपने उस्ताद की इत्तिबा करने वाले यानी टीचर्स को फॉलो करने वाले, या मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाले, या फिर मालूमात हासिल करने वाले। तो जो कंस्ट्रक्टिविज़्म थ्योरी है उसमें ये बात कही गई है कि जो लर्नर्स होते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नए नॉलेज को ख़ुद से क्रिएट करते हैं, यानी बच्चे नॉलेज क्रिएटर होते हैं, मालूमात की तामीर करने वाले होते हैं। और टीचर क्या होते हैं, टीचर फैसिलेटर होते हैं, सहूलत रसा होते हैं, सुगम करता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मैंने आपको बताया था कि तमाम बच्चे सीखने की एक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा। तो ये जो चॉम्स्की का ये स्टेटमेंट है किस पर मुश्तमिल है, आलमगीर तरीक़ाकार पे, आलमगीर लफ्ज़ियात पे, या फिर आलमगीर कवायद पे, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर पे ये डिपेंडेंट है कि हर बच्चे में बाय बर्थ एबिलिटी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन करने की। और ये जो कंसेप्ट दिया है किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दिया है, यानी कि हमारा सार्वभौमिक व्याकरण हिंदी में जिसे कहते हैं, उर्दू में आलमी कवायद या आलमगीर कवायद कहते हैं, और अंग्रेज़ी में यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। ये हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है कि ज़बान की आमोज़िश में गलतियाँ क्या होती हैं।
तो गलतियाँ तदरीसी आमोज़ी अमल का हिस्सा होती हैं। गलतियाँ आमोज़िश में मददगार होती हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक देती हैं। स्टूडेंट्स को गलतियाँ इंसाइट देती हैं, बसीरत देती हैं। तो अगर हम कहें आमोज़िश में माने होती हैं, गलत हो गया। आमोज़गारों में गलतियाँ दुरुस्त करने के बोझ में ये इजाफा करती हैं, ये बात भी गलत हो गई। आमोज़गारों को मनफी तक़वियत निगेटिव रिइंफोर्समेंट देती हैं, ये बात भी गलत है। ये गलतियाँ जो होती हैं इससे बच्चे सीखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि गलतियाँ आमोज़िश में मुआविन होती हैं, मददगार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तामीरी क्लासरूम में नज़्म की तदरीस के दौरान एक उस्ताद को क्या करना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, उसमें एज ए टीचर आप बच्चों को पोएम पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तलबा से मतन में यानी टेक्स्ट में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंक्लूड हैं उनके मानी याद करने के लिए कहना चाहिए। जी नहीं। कवायद के उसूलों और उसके अमली मशक़ों पे तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। कवायद के उसूल पे हम ध्यान नहीं देते हैं नज़्म की तदरीस में। तलबा से ग्रुप में तबादला ख्याल करने और नज़्म के बारे में अपनी राय देने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उनको रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर मिलेगा। और वाइगोस्की ने तो पहले ही कह दिया है कि सोशल इंटरेक्शन से ही ज़बान अच्छे से सीखी जाती है। तो तलबा से हम ग्रुप में तबादला ख्याल करने और नज़्म के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए, अपनी राय देने के लिए कह के हम अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में बच्चों को नज़्म की तदरीस करा सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा बयान सही है। ज़बान जानने का मतलब उसके कवायद को जानना है। जी नहीं। आप इंग्लिश जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के सभी रूल्स और सभी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से आप वाकिफ़ हों। अगला है कि ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान में सीखने की सलाहियत, या फिर ज़बान जानने का मतलब है उस ज़बान को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत। जी हाँ, अगर आप किसी लैंग्वेज को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज को जानते हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़बान सीखने का मकसद क्या होता है। गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान को सीखना, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान सीखना, या फिर ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना, या फिर ज़बान के कवायदी उसूल को सीखना। तो ज़बान सीखने का मकसद होता है रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान सीखना। ठीक है, यानी कि हमारा देखो ज़बान का सीखना, यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग का इसने ट्रांसलेशन किया ज़बान का सीखना। तो जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो रस्मी माहौल में होती है। भाषा अधिगम जो होता है वो हमारा औपचारिक जो हमारा वातावरण है, स्कूल, टीचर की मदद से या फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी, वहाँ पे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि बच्चा अपनी पहली ज़बान, जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान या पहली ज़बान सीखता है वो कैसे सीखता है। अनुकरण करके सीखता है। फितरी माहौल में वो एक्विजिशन करता है, अर्जन करता है, इक्तिसाब करता है, या फिर वसूलिया भी करता है। तो ट्यूशन वाले माहौल में नहीं, रस्मी माहौल में तो दूसरी ज़बान सीखता है। पहली ज़बान फितरी माहौल में बच्चा सीखता है, बिना किसी की मदद से, गैर दानिस्ता तौर से सीखता है। इसीलिए तो नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में पैदाइशी सलाहियत होती है, और स्किनर ने क्या कहा कि बच्चा नकल करके ज़बान सीखता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हक़ के तालीम के मुताबिक, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक सीखने का हक़ है सरकारी ज़बान में, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में, मादरी ज़बान में, या फिर अंग्रेज़ी ज़बान में। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में ज़िक्र है। और हमारे संविधान में 82वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। तो इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, हमें मातृभाषा में तालीम हासिल करने का हक़ है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। अच्छा बताओ, नेचुरली बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? इर्द गिर्द एक से ज़्यादा ज़बानें जब होंगी तब, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे ही वो अच्छी से फितरी अंदाज में ज़बान सीख पाएंगे, या फिर किसी ज़बान के कवायदी साख्त यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे तब, या फिर एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान सीखेंगे तब। तो नेचुरली बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन कर पाएंगे अगर उनके इर्द गिर्द एक से ज़्यादा ज़बानें हों। आपने देखा होगा जो बच्चे शहर में रहते हैं वो गांव के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा बातूनी होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि शहर में उन बच्चों को एक से ज़्यादा ज़बानों से राब्ता होने का मौका मिलता है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का जो कंसेप्ट है किसने दिया था? सभी को पता है, लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है? समाजी नशोनुमा का नज़रिया यानी कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। और इन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, समाज पे, तहज़ीब पे यानी कल्चर पे, और लैंग्वेज पे। आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करते हैं? तो ये ज़बान के साख्त का, स्ट्रक्चर का तज़िया करके जी नहीं, अदब का मुताला करके जी नहीं, बोलने वाले की सकाफ़त का, कल्चर का मुताला नहीं, फितरी तामुली माहौल में यानी कि नेचुरली इंट्रैक्शन के एटमॉस्फियर में जब वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, बरतते हैं, तब वो अच्छे से लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। पहला है, ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब नसाब के परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए, या फिर ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले, या फिर ज़बान के आमोजगारों के लिए उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल करने और बहस व मुबाहिसा का मौका मिले, या फिर ज़बान के आमोजगार का साबिका काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के इश्काल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेंगे सब, तभी ना हम समाजी तामुल का जो थ्योरी है उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पे तबादला ख्याल करे और उसे बहस व मुबाहिसा का मौका मिले। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सुरैया है, 6ठी जमात की स्टूडेंट है। क्या करती है देखिए, जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मदुरई अपने वालिद के साथ मुंतकिल हो जाती। पंजाब की बच्ची है, तमिलनाडु चली जाती है। पंजाबी उसकी मादरी ज़बान है। उसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़बान सीख ली, यानी कि अंग्रेज़ी का एक्विजिशन उसने कर लिया। अपने पड़ोसियों से सीख कर वो तमिल बोल रही है, यानी फितरी माहौल में तमिल को उसने गैर दानिस्ता तौर पे सीख लिया। तो ये सीखना एक्विजिशन कहलाएगा। बताइए, अब जो अब वो ज़बानें जानती है उसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? देखो, इंग्लिश उसने क्या किया है, स्कूल में सीखा तो इंग्लिश लर्निंग किया है, अधिगम किया है, आमोजिश किया है। तमिलनाडु पड़ोसियों से तमिल ज़बान जो है वो पड़ोसियों से नकल करके सीखा है, तो इसलिए तमिल उसने क्या किया है, एक्विजिशन किया है। तो तमिल और पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी में होगा। बिल्कुल, पंजाबी उसकी मादरी ज़बान है तो उसने इक्तिसाबी ज़बान में, और अंग्रेज़ी का शुमार आमोजी ज़बान में होगा। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है कि मुकामी या पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुखिल होती है। बिल्कुल गलत बात है, पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में ये मददगार होती है। चलो, पहली ज़बान या मुकामी ज़बान की जानकारी का दूसरी ज़बान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी गलत है। मुकामी ज़बान पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में मददगार होती है, ये बात बिल्कुल 100% 100% सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 7वीं जमात का तालिब इल्म 4 ज़बानें वो बोलता है, कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी। वो अपने वालिदैन से बात करते हुए चारों ज़बानों को बआसानी इस्तेमाल करता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेज़ी बोलता है।
क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़बान जानते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम मादराए ज़बान सलाहियत कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेज एबिलिटी से कहेंगे अंग्रेज़ी में, ठीक है। ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी, मादराए ज़बान की सलाहियत, ठीक है ना। अगला सवाल, मादराए ज़बान क्या है? तो मादराए ज़बान जो है, क्या इसका मतलब ज़बान की तदरीस व आमोज़िश में एक से ज़्यादा ज़बानों का सफ़र है, या फिर इसका मतलब ये समझना है कि ज़बानें वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, या फिर क्लासरूम में माखज़ के तौर पे एक से ज़्यादा ज़बानों को बरतने के तदरीसियाती अमल को मादराए ज़बान कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमने अपना जो दूसरा चैप्टर था, पहला चैप्टर हमारा पैसेज पे बेस्ड है, तो पहला पैसेज हमने कराया नहीं है, उसको हम आखिर में करा देंगे। पैसेज बहुत आसान आता है, आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा लैंग्वेज लर्निंग नेगोशिएशन था, उसे हमने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है, और MCQs भी हल करा दिए। आपको अगर ये नोट्स चाहिए ऐसे ही 12 चैप्टर, तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करना है। 72 75 54 98 90 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तो हम आपको सैंपल भेजेंगे जिसमें हमारे नोट्स की सारी डिटेल्स होंगी। उसी सैंपल के आखिर में हमारी बैंक डिटेल, QR कोड, UPI ID वगैरह होगी। वहाँ से आप 149 रुपीज़ हमें पे कर देंगे, तो हम आपको कंप्लीट नोट्स जो कि 12 चैप्टर पे मबनी है आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।